हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को। यह प्रैक्टिस सेट आपका इंग्लिश स्पेशल होगा। कुछ बच्चों का कहना था कि सर इंग्लिश से भी कुछ रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स को दीजिए ताकि हमें इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो पाए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको कंबाइंड प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए और आपके जीके और जीएस के लिए हमने कंबाइंड प्रैक्टिस सेट्स को दिया है। तो उन सभी प्रैक्टिस सेट्स को जिसने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सभी को देख सकते हैं, या फिर आपको आई टैब में भी जाके मिल जाएगा आपको सारे प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ। तो वहाँ से भी जाकर आप सिंपली एक्सेस कर सकते हैं और सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि इस वीडियो में हम इंग्लिश से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स को करने वाले हैं और इन सभी प्रैक्टिस सेट्स के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। और किसी प्रकार का डाउट अगर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपके सारे डाउट्स का जवाब देंगे। जैसे ही समय मिलेगा आपके सारे डाउट्स को जवाब हमारे द्वारा दिया जाएगा। और आपको पता भी रहता है कि हम सारे बच्चों का सारे डाउट्स जो होते हैं उनको हम क्लियर करते रहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो को कमेंट को खोल कर देख लीजिएगा। जितने बच्चे ने डाउट पूछा है, जो भी पूछा है, उसका हमने जवाब समय मिलते ज़रूर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं और यहाँ पे आप बच्चों को ये इस बात का शिकायत नहीं रहना चाहिए कि सर हिंदी में क्वेश्चन नहीं दिया गया है। क्यों हिंदी में नहीं दिया गया है? क्योंकि ये इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट कभी हिंदी में नहीं दिया जाता है। ठीक है, इंग्लिश का सिर्फ इंग्लिश में रहता है लिखा हुआ। तो क्वेश्चन में पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन जो है नीचे उसमें कहा जा रहा है कि सम पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस में हैव ईरर। कुछ सेंटेंस के पार्ट में क्या है, ईरर है। तो फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हैज ए ईरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो कहा जा रहा है कि कौन से पार्ट ऑफ सेंटेंस में ईरर है और आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम द ईरर, अगर सेंटेंस में कोई ईरर नहीं होगा तो आपको नो ईरर का ऑप्शन चुनना है। और नो ईरर आपका कौन से ऑप्शन में है? तो नो ईरर आपका 4th नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो पढ़िए क्वेश्चन में लिखा गया है कि वी लुक फॉरवर्ड टू एन, पहला है आपका सक्सेसफुल वर्किंग रिलेशनशिप, दूसरा है इन फ्यूचर, तीसरा है और नो ईरर आपका क्या है, चौथा है। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वी लुक फॉरवर्ड टू एन सक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एन सक्सेसफुल, जबकि यहाँ पे सक्सेसफुल क्या है आपका, आपको पता होना चाहिए कि जो वॉवेल होता है, ठीक है, और कॉन्सोनेंट होता है। तो वॉवेल के साथ हम किसका उपयोग करते हैं? तो वॉवेल के साथ हम आपके एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो वॉवेल क्या क्या होते हैं, वॉवेल क्या क्या होता है आपको पता होता है कि वॉवेल क्या होता है? वॉवेल होता है आपका ए, ई, आई, ओ और यू, यही आपका वॉवेल होता है 5। ठीक है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं एन का। किसमें प्रयोग करते हैं? इसमें एक सेकेंड, इसमें हम एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो भी बच गए, जो कॉन्सोनेंट हो गए, इनको छोड़ने के बाद उसमें क्या करते हैं, हम ए का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल में जो हमारा पहला है वो एस से स्टार्ट हो रहा था, ये क्या आपका कॉन्सोनेंट हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आपका यहाँ पे एन न लग के क्या लगेगा, यहाँ पे आपका ए लगेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यानी ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, ईरर है। और ईरर क्या है, यहाँ पे वॉवेल के स्थान पर एन का प्रयोग लगता है और कॉन्सोनेंट के स्थान पर ए का प्रयोग लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, ए का यूज करेंगे। समझ रहे हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। अब चलिए, यहाँ पे आर्टिकल का क्या था, ये आर्टिकल का ईरर था, आर्टिकल से रिलेटेड ईरर था। आर्टिकल से रिलेटेड ईरर थोड़ा आसान होते हैं और इधर ईरर्स होते हैं क्या, थोड़ा सा टफ होते हैं। ठीक है, तो सभी को प्रैक्टिस से ही आएगा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहिएगा पहले से भी और प्रैक्टिस सेट के दौरान भी, तो वो सभी आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 में आप देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ टू बी फिल्ड इन विच अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, गिवन क्वेश्चन में जो सेंटेंस दिए गए हैं इसको आपको अप्रोप्रिएट वर्ड से फुलफिल करना है, यानी अप्रोप्रिएट वर्ड इसमें भर देना है। तो सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4 एंड इंडिकेट इट बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सिंपली कहा जा रहा है कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो आप बताइए। समझ रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक दिया जा रहा है, आप करेक्ट वर्ड चुन के भर देना है। ये जो कथा लिखा गया है उस कथा का ज़्यादा कुछ माइनिंग नहीं है। ठीक है, सिंपली कहा जा रहा है कि आपको इसमें से ऑप्शन चुनना है, सही ऑप्शन देख के यहाँ पे भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अबव, एट, ऑन लिखा गया है ये सभी क्या आपके प्रीपोजिशन है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि एट प्रीपोजिशन का हम कहाँ पे उपयोग करते हैं, और आपके जो प्रीपोजिशन होते हैं एट, उसका हम कहाँ उपयोग करते हैं, और दूसरा प्रीपोजिशन आपका ऑन है, ऑन का हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है ये बात, ठीक है, तो एट जो होता है वो हमें क्या बताता है, तो मार्कर चेंज करके आपको बताते हैं कि एट जो होता है ये हमें पॉइंट ऑफ प्लेस डिनोट करता है, यानी ये हमें जगह के बारे में बताता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पॉइंट ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ प्लेस के बारे में बताता है। दूसरा में क्या है हमारा, दूसरा में हमारा ऑन है। ऑन किसके बारे में बताता है, तो हमें ऑन बताता है समय को डिनोट करता है। ऑन किसको डिनोट करता है, आपको समय को डिनोट करता है। समय को यहाँ पे लिख देते हैं हम, डिनोट
करता है। ठीक है, इस सभी के बारे में अगर आपका इस सभी के जो उपयोग हैं, इन सभी के जो बारे में आपको पता रहेगा अगर, तो आपको कहाँ पे इसका क्या यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, तो आप अच्छे से उसको यूज़ कर पाइएगा। लेकिन अगर आपको इन सभी प्रीपोजिशन के बारे में अगर पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसका यूज़ सही से नहीं कर पाइएगा कि कहाँ पे इसको हम उपयोग करें और कहाँ पे इसका हम नहीं करें। ठीक है, तो कन्फ्यूजन रहेगा आपको। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि फॉरवर्ड क्या है। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का अर्थ होता है की ओर, यानी क्या बताता है हमें, जो डायरेक्शन बताता है, जो हमें दिशा डिनोट करता है। तो लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन यानी दिशा डिनोट करे यानी जो हमें दिशा बताए। ठीक है, और एबव का मतलब जानते हैं ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा जा रहा है कि थ्रो अ स्टोन डैश दी फायर कैट। ठीक है, FIERC फिरसी कैट मतलब सिंपली क्या होता है? फिरसी का मतलब होता है कि डरावना, और कह सकते हैं कि भयंकर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि डरावना कह सकते हैं उसको, या फिर आप क्रूर कह सकते हैं, या फिर आक्रामक कह सकते हैं आप फिरसी का मतलब। तो आप उस आक्रामक कैट पे क्या करना है, आपको स्टोन फेंकना है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, ये पॉइंट ऑफ प्लेस बताया जा रहा है, PLAC। ठीक है, ये आपको क्या बताया है, पॉइंट ऑफ प्लेस बता रहा है कि यानी उस पर आपको फेंकना है, क्या करना है, उस कैट पे आपको फेंकना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस प्रीपोजिशन का उपयोग करेंगे, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो उपयोग करेंगे वो क्या रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा एट। क्या रहेगा? एट रहेगा। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी द थ्रो ए स्टोन एट द फिरसी कैट। ठीक है, यानी आपको उस एकदम पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे हमारा कैट खड़ा है वहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्टोन फेंकना है। तो यहाँ पे क्या बताया हमें, तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, यानी एट यानी पॉइंट ऑफ प्लेस को बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे लगेगा कि सर एवॉब क्यों नहीं लगाए, तो एवॉब जरूरी नहीं है कि एवॉब यहाँ पे हम कैट के ऊपर ही स्टोन फेंकेंगे। ठीक है, हमको कैट जहाँ खड़ा है वहाँ पे फेंकना है, कैट को लगना चाहिए। ठीक है, स्टोन तो कैट के ऊपर फेंकने का कोई मतलब बनता नहीं है, इस कारण से यहाँ पे आपका एवॉब का उपयोग नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िएगा। नंबर 3 में क्या लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन में आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव, दिए गए 4 अल्टरनेटिव में से आपको वह वर्ड को चूज करना है जो कि आपको सही, यानी कह सकते हैं कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड, यानी इस ऑब्लिगेशन के करेक्ट मीनिंग को बताए, यानी इस ऑब्लिगेशन वर्ड की क्या है, बेस्ट मीनिंग को बताए। ठीक है, तो बेस्ट मीनिंग को बताने का कहने का मतलब होता है कि सिनोनिम्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सिनोनिम्स। बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ वर्ड, यानी कहने का मतलब सिनोनिम्स, यानी आपको सिमिलर मिलता जुलता आपको वर्ड बताना है। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का मिलता जुलता वर्ड क्या होगा, तो आपको ऑब्लिगेशन का मतलब पता है क्या? तो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऑब्लिगेशन OBLIGATION। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कर्तव्य होता है। ठीक है, और इस कर्तव्य के अनुसार अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो इस क्वेश्चन में देखिएगा कि डिनाइल है और कमिटमेंट है और रिफ्यूज़ल है, डिक्लिनेशन है। तो आपको पता है कि कर्तव्य होता है ऑब्लिगेशन का मतलब, और कमिटमेंट का मतलब भी क्या होता है आपका, कमिटमेंट मतलब भी आपको क्या होता है, आपका काम, आपका निष्ठा, यानी किसी भी काम को आपको करना है, ये आपकी जिम्मेवारी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर आपका हो जाएगा कमिटमेंट। ठीक है, तो ऑब्लिगेशन का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, ऑब्लिगेशन का सिनोनिम्स कमिटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि वचनबद्धता। ठीक है, यानी आपने जो कहा उसको आपको करना है, ये आपकी कर्तव्य है। ठीक है, फिर आपको हम बता दें कि कुछ और भी अलग अलग जो वर्ड्स हैं उनके बारे में भी लिख लीजिएगा, ये भी आपको काम आ सकते हैं। डिनाइल, ठीक है, DENIAL। तो डिनाइल का मतलब क्या होगा, डिनाइल का मतलब होता है खंडन। क्या होता है? खंडन। ठीक है, डिनाइल का मतलब खंडन, और आप इसको वंचन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आप रिफ्यूज़ल का मतलब क्या होगा, सिंपल सी बात है, रिफ्यूज़ल का मतलब होता है इनकार करना या फिर नकारना या फिर मना करना। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ना कारना या फिर मना कर देना। ठीक है, नकारना। और लास्ट में आपका क्या बच रहा है, लास्ट में आपका बच रहा है डिक्लिनेशन, DECLINATION। डिक्लिनेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। ठीक है, अस्वीकार करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 में आप पढ़िए क्या लिखा गया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। यानी आपके इस जो सोलेस है, क्या है, SOLAC, इसका आपको क्या बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, यानी इसका अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो सोलेस का अपोजिट वर्ड आपको बताना है, तो सबसे पहले सोलेस के बारे में आपको पता तो होना चाहिए ना। तो सोलेस का मतलब होता है शांत करना। क्या होता है? शांत करना। ठीक है, शांत करना। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में से आपको समझ में आ चुका होगा, और इसको शांत करना भी कह सकते हैं, और आप कह सकते हैं संतुष्ट करना भी। ठीक है, संतुष्ट करना भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो अपोजिट वर्ड होगा उसका क्या होगा, डिसहार्मोनी। क्या होगा? डिसहार्मोनी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। डिसहार्मोनी का मतलब होता है असामंजस्य। ठीक है, असामंजस्य यहाँ पे लिख सकते हैं डिसहार्मोनी। ठीक है, डिसहार्मोनी
सामंजस्य, ठीक है। चलिए, या फिर अशांत करना भी आप इसका मतलब समझ सकते हैं, जस्ट अपोजिट में। और बचा पीटी, PITY। पीटी का मतलब क्या होता है? पीटी का मतलब होता है दया, ठीक है, दया या फिर रहम, दया या फिर रहम। रिलीफ मतलब क्या होता है? रिलीफ मतलब राहत होता है। चीयर्स मतलब क्या होता है? चीयर्स मतलब होता है प्रसन्नता। प्रसन्नता, ठीक है, हैप्पीनेस, आप समझ सकते हैं। तो ये क्या आपके इनके मीनिंग्स है। तो आपको यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? डिसहार्मोनी होगा, यानी असामंजस्य होगा, और कह सकते हैं अशांत भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा गया है? क्वेश्चन को पढ़िएगा। लिखा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेट विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेज। आपको दिए गए जो इडियम्स फ्रेजेज है उसकी करेक्ट मीनिंग आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीनिंग हमें सही बता रहा है, ठीक है, इस इडियम्स एंड फ्रेजेज के। तो आपके क्या दिए गए हैं? अब बर्निंग क्वेश्चन। क्या है अब बर्निंग क्वेश्चन? जैसे कि आप हॉट्स के नाम से जानते होंगे, ठीक है। हॉट्स आपने देखा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, तो नीचे बुक्स में लिखा था कि हॉट्स क्वेश्चन, ठीक है। तो उसको आप कह सकते हैं कि अब बर्निंग क्वेश्चन, ये क्या आपका ईडियम्स है? क्या है आपका? ईडियम्स है। तो इस ईडियम्स का मीनिंग आपको बताना है, करेक्ट मीनिंग जो दिए ऑप्शन में से इस ईडियम्स को अच्छे से दर्शाता हो, अच्छे से इसकी मीनिंग को बताता हो, ठीक है। तो अब बर्निंग क्वेश्चन मतलब आप समझ सकते हैं कि एन इम्पॉर्टेंट एंड कह सकते हैं परहैप्स स्कैंडुलस क्वेश्चंस, या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा जा रहा है? इसको देखिएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेट विच ऑफ द बेस्ट सुटेबल द फ्रेजेज। यानी सिंपल वही बात है कि आपको जो ये वर्ड दिए गए हैं इसके आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। तो अ वोमेन हु इंटरटेन गेस्ट, ठीक है, अ वोमेन हु इंटरटेन गेस्ट, ठीक है। तो वैसी वोमेन जो गेस्ट को क्या करे? इंटरटेन करे, उससे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहते हैं होस्टेस। क्या कहते हैं? होस्टेस कहते हैं। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टाइप भी है कि एक शब्दों के लिए अनेक शब्द आपने देखा होगा, तो इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये आपका इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा? ऐसी वोमेन जो कि क्या करे? गेस्ट्स को इंटरटेन करे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका होस्टेस, ठीक है। आप इसको स्वामिनी के नाम से भी जान सकते हैं, हिंदी में स्वामिनी, ठीक है, स्वामिनी, ठीक है, स्वामिनी। आपने मेड के बारे में जाना होगा, मेड, ठीक है, मेड। ये जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है मेड, कुछ बच्चे को लगेगा कि मेड भी हो सकता है। तो मेड के बारे में आपको बता दें कि अ वुमन हु वर्क्स एज ए सर्वेंट इन द हॉस्टल, और क्या कह सकते हैं? अ वुमन हु वर्क्स एज ए सर्वेंट इन द होटल और इन अ सम होम, ठीक है, जिसे कि हम नौकरानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पूरा यहाँ लिख देते हैं कि अ वुमन जो कि हु वर्क एज ए सर्वेंट इन अ होटल और इन समवन होम, ठीक है, जिसे कि हम क्या जानते हैं? नौकरानी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या क्या जानते हैं? नौकरानी, 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 ठीक है। चलिए, अब आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो क्या होगा इसका आंसर? आपका होस्टेस हो गया, यानी ऐसी वुमन जो गेस्ट को इंटरटेन करे उसे हम होस्टेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7th नंबर में लिखा जा रहा है कि नैन्सी सेड आई एम लीव टुमारो, ठीक है, नैन्सी सेड आई एम लीव टुमारो। तो ये क्या है? आपको ये करना क्या है? तो इसमें आपको यहाँ पे हम लिखना छूट गया यहाँ पे। तो इसको आपको बताना है कि इसका एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करना है। क्या करना है आपका? सॉरी, एक्टिव से पैसिव बोला है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको बताना है। क्या करना है? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको बताना है। तो कैसे बताइएगा? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट आपको बताना है, यानी यहाँ पे स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका नैन्सी सेड आई एम लीव टुमारो। नैन्सी बोलती है कि मैं क्या करेगी? कल घर को छोड़ देगी, ठीक है, लीव टुमारो। तो आपको इसका बताना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना है इसको। तो कैसे आप इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट कीजिएगा? तो ऑप्शंस को सबसे पहले चेक कीजिएगा। आपने अगर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखा होगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अगर आपने सीखा होगा तो आप तो कन्वर्ट कर पाइएगा। लेकिन अगर आपने सीखा है और कुछ बातों को भूल गया है और आपको पूरा रूल आपको याद भी नहीं है अच्छे से, और आपका ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तब आप क्या कीजिएगा? तो याद रखिएगा कि जो एक्टिव पैसिव होते हैं और आपके जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते हैं, इसके अगर आप थोड़े से अगर बेसिक रूल्स आपको अगर पते होंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुन पाइएगा। हम ये आपको नहीं बोलेंगे कि आप एकदम सही ऑप्शन को एकदम आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप लिख लीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आप जो अगर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उस 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आप जरूर चुन पाइएगा। आप देखिए कैसे, हम आपको यहाँ पर तरीका बताते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आपने अगर पढ़ा होगा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बताने समय कि मे को हम क्या करते हैं? मे आपका
क्या है आपका मे जो वर्ड है आपका, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, मे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मे को हम माइट में कन्वर्ट करते हैं। मे को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो मे को हम माइट में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको सबसे पहले रूल्स पता होगा कि हम मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं। और टुमारो जहाँ पे लिखा रहता है, ठीक है, टुमारो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं। और टुमारो जहाँ लिखा रहता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट डे लिखते हैं। अब इन दोनों के आधार पे हमें कोई वर्ब, हमें कोई टेंस, हमें कुछ नहीं पता है अभी थोड़ी देर के लिए, तो हम कम से कम इन दोनों के आधार पर चेक करने का प्रयास करेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम ए को देखें तो नैन्सी सेड दैट सी माइट लीव दी नेक्स्ट डे, ठीक है, तो मे का माइट में कन्वर्ट किया गया है, टुमारो का नेक्स्ट डे में कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हम रहने देते हैं। और अदर ऑप्शन चेक कर लेते हैं, नैन्सी सेड दैट सी माइट लीव टुमारो, ठीक है, तो ये टुमारो का टुमारो ही रहने दिया है, तो ये गलत हो गया। नैन्सी आस्क्ड इट सी शुड लगा दिया है, तो ये भी गलत हो गया। नैन्सी इन्फॉर्म्ड सी लीव टुमारो, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या बचेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आपको नहीं पता हमारा सेंटेंस किस टेंस में है, कुछ भी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि मे को माइट में कन्वर्ट करते हैं और टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके अनुसार आप देखिएगा आंसर कौन सा मैच करेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आपका जो फॉर्म हो जाएगा, नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। तो इसको लिखेंगे हम नैन्सी सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लिखते हैं हम, दैट का प्रयोग करते हैं। तो नैन्सी सेड दैट सी, आई का हम क्या करते हैं, आई को हम जो हमारा वर्ब है उसके अनुसार जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अनुसार बदलते हैं। तो यहाँ पे नैन्सी क्या है, लड़की है, गर्ल है, तो यहाँ पे सी का उपयोग करेंगे। तो नैन्सी सेड दैट सी, मे का माइट हो गया, लीव का लीव रहने दिया, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब आपको डाउट ऐसा नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में इसी आपके वीडियोज़ में आगे हम 2-3 क्वेश्चन और भी आपको देंगे ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो पाए। इस क्वेश्चन को पढ़िएगा 8 नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको दिए गए जो सेंटेंस है उसको करेक्ट ऑर्डर में आपको रीअरेंज कर देना है, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज कर देना है। तो कैसे रीअरेंज कीजिएगा, चलिए बताइए कैसे रीअरेंज कीजिएगा। तो सबसे पहले तो ए कंट्री कैन नॉट, ये तो आपका हट गया। पी क्यू आर, इसी को आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो पी क्यू आर को अरेंज करने के लिए हम आपको बता दें कि आप इसको अरेंज कीजिए। ये तो है ही, चलिए यहाँ पे लिखेंगे आर क्यू पी, ठीक है, आर क्यू पी। अब आर क्यू पी का मतलब क्या हो गया, इसको समझिएगा। आर क्यू पी को अगर हम सेंटेंस को यहाँ पे लिखें तो देखिएगा, अ कंट्री कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप विदाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इट्स सिटीजन, ठीक है। लिखा गया है कि अ कंट्री कैन नॉट ग्रो एंड डेवलप विदाउट द इंडिविजुअल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई भी, यानी आपका कह सकते हैं कि कोई देश अपने नागरिकों की व्यक्तिगत वृद्धि और विकास के बिना विकसित नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ए कंट्री कैन नॉट, तो कोई भी देश नहीं हो सकता, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। फिर देखिए आर को पढ़िएगा, तो ग्रो एंड डेवलप विदाउट, यानी कह सकते हैं विकास और क्या कह सकते हैं वृद्धि नहीं कर सकता, विदाउट नहीं कर सकता। डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, अपने नागरिकों की डेवलपमेंट के साथ, या फिर आप देखिए ग्रो एंड डेवलप विदाउट, या फिर विकास और ग्रोथ नहीं कर सकता द इंडिविजुअल्स ग्रोथ, यानी आपके किसी नागरिक के ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के बिना, ठीक है। अगर किसी भी कंट्री को विकास करना है, कहने का मतलब यही है कि तो उसके देश के, उस देश के यानी उस कंट्री के नागरिकों का व्यक्तिगत वृद्धि और विकास होना जरूरी है, ठीक है। तो आप यहाँ से आर क्यू पी से इसका क्या करेंगे, इसको हम अरेंज करेंगे। तो ये अरेंजिंग जो होता है ये आपको प्रैक्टिस से आता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ज़्यादा ये अरेंजिंग समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अरेंज करके आपके लिए दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, डेवलपमेंट CITJDN, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा। 9 नंबर में देखिएगा, लिखा गया कि केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ। केशव सेड रीता इज बिजी राइट नाउ। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वही काम करना है। क्या काम करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट से कहाँ, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो ये कॉमा जो है उसको जगह पे हम क्या उपयोग करेंगे, हम दैट का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये तो ठीक रह गया। फिर आपका केशव सेड है, तो रीता इज बिजी राइट नाउ। तो यहाँ पे हम आपको कुछ और नॉलेज दे, तो यहाँ पे जो नाउ है, ठीक है, नाउ जो है हम जब भी जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो नाउ को हम क्या करते हैं, देन में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देन वाला ऑप्शन चुनेंगे और जो बचा हुआ ऑप्शन को काट देंगे,
ठीक है, देन वाला ऑप्शन चुनेंगे और बचा ऑप्शन को काट देंगे। तो देन वाला ऑप्शन कौन सा है, सिर्फ एक ऑप्शन है, ये कट गया और ये भी कट गया। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आप ऐसे भी डायरेक्टली समझ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नॉलेज डीपली नहीं है। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम सेट को क्या करेंगे, बार बार सेट के जगह पे हम सेट ही नहीं लिखते हैं, कभी कभी इसको हम अप्रोप्रिएट को आप सेंटेंस जो है उसके अनुसार कुछ अदर वर्ड भी लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे हम सेट के जगह पे इन्फॉर्म्ड लिख दिए हैं, तो केशव इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ पे लिखे हम केशव इन्फॉर्म्ड, इन्वर्टर कॉमा हटेगा तो डैट लगेगा ही, ये तो कन्फर्म है। इन्फॉर्म दैट नाम रहता है तो नाम ही थर्ड पर्सन का 30% में रह जाता है, और आपका ईज रहता है तो ईज क्या होता है, वाज वेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ईज का आर रहेगा तो वेयर में हो जाएगा, ईज रहेगा तो वाज में रहेगा। तो क्या होगा आपका, रीता वाज बिजी, राइट नाउ क्या हो जाएगा आपका, देन हो जाएगा, रीता वाज बिजी देन। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब ये आपको खुद से करने आना चाहिए। ठीक है, बताइए इसको कैसे करिएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट, सोचिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो हम आपको बता दें इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया कि द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। टीचर कहते हैं कि तुम क्या हो, सस्पेंडेड हो जाओ। ठीक है, तुम क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हम इसको कैसे बनाएंगे बताइए। तो इसका आंसर क्या है बताइए, द टीचर सेड यू आर सस्पेंडेड। तो यहाँ पे आपको फिर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी एक्सक्लामेशन मार्क आए तो हम वहाँ पे सेड दैट के जब भी क्या लिखते हैं, एक्सक्लामेंट दैट। ठीक है, टीचर क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सक्लामेशन मार्क लगाते हैं, क्या लगते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क। तो सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि हम एक्सक्लामेशन वाले क्वेश्चंस को चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में हमारा एक्सक्लेम्ड दैट लिखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही गलत हो गया, बचा हुआ 3 ऑप्शन में एक्सक्लेम लिखा गया। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि आर को क्या करते हैं, वाज वेयर में कन्वर्ट करते हैं। तो आई एम वाला तो हट गया, फिर से और क्या हट गया, एक्सक्लेम्ड मी टू, ये भी हट गया आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और बच गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जिसमें लिखा गया है कि टीचर एक्सक्लेम्ड दैट, द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि आर को क्या किया गया, वाज वेयर में कन्वर्ट किया गया है, तो ये हमारा सही है। और एक्सक्लेम्ड दैट भी लिखा गया है तो ये हमारा सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये क्या थे आपके आज के 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंग्लिश के रिगार्डिंग, जो कि हमने आपको बताया। इसमें किसी प्रकार का डाउट रहा होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर हमसे कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को बिल्कुल दे सकते हैं। कोशिश किया जाएगा अगली टाइम से आपको थोड़ा सा और अच्छे से देने का प्रयास किया जाए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आने वाले समय में और आपको जो भी वीडियोस आपको चाहिए होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उस वीडियो को देने का हम प्रयास बिल्कुल करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।